हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में। आज अब हम इसको डिटेल में करेंगे। इस चैप्टर में या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन से संबंधित क्या नियम है, फिर रिफ्रैक्शन से संबंधित एक टर्म आता है अपवर्तनांक, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, उस पर सवाल करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे समतल तल पर अपवर्तन यानी प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन, फिर लेंस, और उसके बाद फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें रे ऑप्टिक्स आता है। तो आते हैं, चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन के सीरीज में। हमारा लेक्चर नंबर 5, ठीक है, ओके। तो अगला चैप्टर है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं अपवर्तन। हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक माध्यम में सीधे रेखा में चलती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है निर्वात में, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और सी बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। पिछले कुछ 4 वीडियोज में हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और परावर्तन में हम लोग पाए थे कि प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड, तीनों चीजों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो क्या होता है, यही पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, सबसे पहले जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जैसे एग्जांपल के लिए ये लेंस है, ठीक, लाइट आ रही है निर्वात से यानी कि सूर्य से, फिर वायु में ट्रेवल करते हुए चश्मे पर पड़ती है, चश्मे के शीशे से होते हुए आंख में चली जाती है, ठीक। तो जब भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो होगा क्या कि उसकी स्पीड में परिवर्तन होगा, यानी उसकी वेलोसिटी, वेग परिवर्तित होगी। और जब वेलोसिटी परिवर्तित होगी यानी वेग परिवर्तित होगा, स्पीड चेंज होगी, तो उसकी जो दिशा है वो अचानक से बदल जाती है, क्योंकि अचानक से सरफेस पे आने के बाद स्पीड बदल गया, तो अचानक से क्या होगा, दिशा बदल जाएगी। तो मान लीजिए एक माध्यम है मीडियम 1 और एक माध्यम है मीडियम 2। माध्यम एक में कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जब तक वो एक रेखा में चलेगी सीधे चलेगी, लेकिन जैसे ही वो इस मीडियम 1 और मीडियम 2 के इंटरफेस पे पड़ती है, हिंदी में इंटरफेस को कहते हैं अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ। तो जैसे ही इंटरफेस पे पड़ती है क्या होता है, इसकी स्पीड में परिवर्तन होता है। स्पीड में परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है, या तो स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड घटेगी। मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण वायु से या निर्वात से किसी माध्यम में पड़े, जैसे पानी में पड़े, तो क्या होगा, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, माध्यम में जब तक वायु में चलेगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जैसे ही वो माध्यम में आएगी यानी पानी में इंटर करेगी पृष्ठ पर, उसके स्पीड में अचानक से क्या होगा, तेजी से कमी आएगी, और जैसे ही स्पीड बदलेगा प्रकाश की किरण अपने ओरिजिनल मार्ग से क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, ठीक। तो अगर इसका ओरिजिनल मार्ग चेक करें तो कैसे आएगा, इसका ओरिजिनल मार्ग इस तरीके से आ रहा सीधा, ठीक। तो जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसके स्पीड में, उसके चाल में परिवर्तन आने के कारण, या कह सकते हैं उसके वेग में परिवर्तन आने के कारण उसकी दिशा बदल जाती है, और इस परिघटना को क्या कहते हैं, इस परिघटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट enters from one medium to another medium is called as refraction of light। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, ये किरण, जो प्रकाश की किरण जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ आ रही है उसे कहेंगे इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण माध्यम 2 में ट्रेवल कर रही है उसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, ठीक। जिस बिंदु पर आ रहा है प्रकाश उसे कहेंगे आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो लाइट है
ये जो नॉर्मल ड्राती है यानी परपेंडिकुलर ड्राती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक, तो जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, उसके स्पीड में परिवर्तन होता है और उसके स्पीड में परिवर्तन के कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लाइट का बेंडिंग क्या कहलाएगा? प्रकाश का रिफ्रैक्शन कहलाएगा। लाइट का रिफ्रैक्शन कहलाएगा। रिफ्रैक्शन प्रोसेस क्यों हुआ? तो आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है? रिफ्रैक्शन का कॉज है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी, उसकी स्पीड चेंज आएगी और स्पीड चेंज होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है यानी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ वेव, किसी भी वेलोसिटी, वेव का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट पर, यानी दोनों के वैल्यू पर। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यानी स्पीड, वेलोसिटी v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी न्यू इनटू वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब प्रकाश किसी माध्यम में चल रहा है तो उसकी स्पीड v होगी। अगर प्रकाश निर्वात में चले यानी वैक्यूम में तो उसकी स्पीड c होगी। तो c बराबर न्यू जीरो इंटू लेमडा जीरो, यानी निर्वात में ऐसा होगा। और जब माध्यम में आएगी तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा, ये माध्यम में हो गया। वेलोसिटी बराबर v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है तो प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी जो न्यू निर्वात में है वही न्यू माध्यम में भी होगा। इसका अर्थ हुआ कि जब प्रकाश की किरण माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलती, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि जब LHS बदलेगा तो RHS में भी कोई फैक्टर बदलना चाहिए, तभी तो ओवरऑल वैल्यू बराबर रहेगी। ठीक है, तो C बराबर न्यू जीरो इंटू लेमडा जीरो और V बराबर लेमडा जीरो इंटू लेमडा, सॉरी न्यू जीरो इंटू लेमडा, जहां न्यू जीरो प्रकाश की आवृत्ति है जो दोनों माध्यमों में समान रहती है, और लेमडा जीरो निर्वात में तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, और लेमडा माध्यम में वेवलेंथ है। क्लियर? अब देखते हैं, जब भी लाइट आई बेंड हो गई, ये एंगल जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल रिफ्रैक्टेड है और नॉर्मल के बीच में है उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो जैसे हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन के दो नियम है, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी दो नियम होते हैं, यानी जैसे परावर्तन के दो नियम है वैसे ही अपवर्तन के भी दो ही नियम है। ठीक, अब आते हैं कि अपवर्तन के कौन से दो नियम है। अपवर्तन के दो नियम कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। माध्यम में स्पीड कैसी है और निर्वात में स्पीड कैसी है। ठीक है, अब अपवर्तन के कौन से दो नियम हैं? अपवर्तन के कौन से दो नियम यानी टू लॉज कौन कौन से हैं? पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये सभी सेम प्लेन में होंगे, यानी इनके प्रोसेस में कोई भी प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए, पहला नियम है। और दूसरा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण का साइन है, कोज्या है, यानी कि साइन ऑफ एंगल, यानी रेशियो ऑफ एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल, यानी कि कह सकते रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
डेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन मीडिया, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब ये हुआ कि अगर हम मीडियम 1 और मीडियम 2 निश्चित कर दें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, साइन मतलब SIN वाला साइन, SIN साइन वाला, चिन्ह वाला नहीं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, दोनों का रेशियो एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट को कहते हैं μ12, चाहे 1 μ2 लिखो और चाहे तो 1n2 लिखते हैं, जनरली 1n2 भी लिखा जा सकता है। 1n2 क्या बता रहा है ये, तो 1 μ2 या 1n2 क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1, ये लॉ है। और इस लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, क्या कहेंगे, स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम एक ऐसा नियम है जो कभी हर उस जगह पे मान्य होती है जहां आमतौर पे दो माध्यम इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और पानी से जल में वापस कूद रहे हैं तो वहां पर भी स्नेल का नियम लागू होता ही होता है। ठीक है, लाइट के लिए तो होगा ही, क्योंकि लाइट के लिए नियम ही है। तो साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 μ2 क्या है, तो ध्यान रखिए 1 μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। किसका है, 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के। जैसे अगर मान लिए पहला मीडियम हमने माना है कि वायु है और दूसरा माना है कि जल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जल का निकलेगा विथ रिस्पेक्ट टू वायु। क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो देखिए अब हम लोग के पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम कहते हैं अपवर्तनांक, हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन सा, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक किया गया है निरपेक्ष, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और एक है कि किसी माध्यम का किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो उसे कहते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो दो प्रकार के अपवर्तनांक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हिंदी में अगर बात करें तो इसे कह सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और इसी को सीधे सीधे अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपको कहीं मिलेगा कि जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, इसका मतलब हुआ कि जल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे डिफाइन करें, तो सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश की किसमें होती है, निर्वात में होती है, तो उसी के सापेक्ष डिफाइन किया गया। कैसे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in any medium, to the speed of light in any medium, in the given medium। यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसी मीडियम का स्पीड लेना है। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिनोट करेंगे, म्यू से। किसके रिफ्रैक्टिव, किसका मीडियम, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का।
मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसे लिखते हैं सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसे लिखते हैं वी, और सब्सक्रिप्ट लगा दे रहे हैं मीडियम ताकि पता रहे कि किसका है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसको अगर हिंदी में बात करें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए प्रकाश की निर्वात में चाल तथा उस गिवन माध्यम में दिए गए माध्यम में चाल के अनुपात को प्रकाश उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और सी बाई वी उसका फॉर्मूला हो गया। सी बाई वी दोनों का अनुपात है, क्या है, रेशियो है, और अगर रेशियो है तो इसका मतलब है कि यूनिटलेस होगा। अक्सर बोर्ड इसका यूनिट पूछता है तो यूनिटलेस लिखना है। ए क्वांटिटी विदाउट यूनिट शुड बी डायमेंशनलेस, तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो डायमेंशनलेस होगा। यूनिटलेस है तो डायमेंशनलेस होगा ही होगा, लेकिन अगर डायमेंशनलेस है तो जरूरी नहीं है कि यूनिटलेस हो। ठीक, जैसे हमारे पास एक यूनिट है रेडियन, यूनिटलेस नहीं है लेकिन डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो यूनिट नहीं है तो पक्का है कि डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर डायमेंशन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिट भी नहीं होगा। बिना यूनिट के डायमेंशन नहीं होगा, पर बिना डायमेंशन के यूनिट हो सकता है। बार बार गर्मी की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम सोचें एग्जांपल, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अक्सर आपको मिलेगा 4/3, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अक्सर आपको मिलेगा 3/2। अब बताइए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, सी होता है, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, एन लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, चाहे लिखें चाहे म्यू लिखें, तो म्यू ऑफ वैक्यूम कितना हो गया, म्यू ऑफ वैक्यूम कितना हो गया 1। एयर का हम लोग लगभग 1 लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होती है 1.00 करके, तो जिसको हम लगभग 1 ही लेंगे हमेशा में। ठीक है, तो किसी भी माध्यम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, और ये हमें बता क्या रहा है, ये बता रहा है उस माध्यम की बेंडिंग कैपेसिटी को, किस चीज को, बेंडिंग कैपेसिटी को, यानी माध्यम प्रकाश की किरणों को कितना ज्यादा मोड़ सकता है, उसे कहते हैं उसका अपवर्तनांक, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता को, कि लाइट को कितना ज्यादा बेंड कर सकती है माध्यम। अब देखिए एक रिलेशन है काउची का रिलेशन, काउचीज रिलेशन। काउची ने एक सिद्धांत दिया, उनका मानना था कि जो प्रकाश का अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश के मतलब माध्यम पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन एक ही माध्यम से अगर अलग अलग तरह के या अलग अलग वेवलेंथ के प्रकाश की किरणें उसमें से गुजरती हों, तो हर माध्यम के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, हर रंग के लिए, हर वेवलेंथ के लिए एक दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक होगा वेवलेंथ पर आधारित। तो उसके लिए फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर a प्लस बी बाई लेमडा प्लस सी बाई लेमडा स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला है, जिसमें से हम लेमडा के हायर पावर्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लेमडा का वैल्यू बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस की वो चीज ये है कि n इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा, मतलब हायर पावर को नेग्लेक्ट करके ही ये आता है, अपने आप को दिक्कत वाली बात नहीं। सो लेमडा इक्वल टू है ए प्लस बी बाई लेमडा, ए बराबर है अपवर्तनांक बराबर है ए प्लस बी बाई लेमडा। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक दिए गए तरंग दैर्ध्य के लिए, दिए गए वेवलेंथ के लिए इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जहां ए और बी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। इससे आपको सिर्फ एक चीज सोचना है कि अगर वेवलेंथ कम होगा तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा। अब हमारे पास सफेद रंग की लाइट है जिसमें विबग्योर कलर होता है, 7 कलर, उसमें लाल कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लाल कलर के लिए किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
देखिए एक गलती हो गई है छोटी सी कि काउची के रिलेशन में आप ये लिखेंगे a प्लस बी लेमडा स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ना कि a प्लस बी बाई लेमडा, a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो एक हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरा हमारे पास कौन सा है, आपेक्षिक या सापेक्षिक, जिसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सापेक्षिक अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का सापेक्ष या सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो इसकी डेफिनेशन इसके फॉर्मूले में ही है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन बाय, कैसे डिनोट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का करना है किसके सापेक्ष, 2 के, जिसका निकालना है वो बाद में आएगा, जिसके सापेक्ष निकालना है वो पहले आएगा। 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसको लिख सकते हैं μ1 बाई μ2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज गिवन बाय μ1 बाई μ2। ये भी ध्यान रखना है, यह भी एक क्या है, यह भी क्या है, यह भी एक तरीके से क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब μ1 कैसे निकालेंगे, μ1 कैसे निकालेंगे, यहां निकाल सकते हैं μ1, तो μ1 निकाल सकते हैं कैसे, c बाई v1 से, और μ2 निकाल सकते हैं कैसे, c बाई v2 से। अगर मैं उन दोनों की वैल्यू यहां रख दूं तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा v2 बाई v1, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा, यानी चाल और अपवर्तनांक एक दूसरे के विक्रमानुपाती हैं। चाल ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा, चाल कम होगा तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है, सीधी बात है। ठीक, अगर आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो आप आसानी से मोड़ सकते हैं, बहुत तेज चल रहे हैं तो मोड़ना आपके लिए कठिन होगा, ठीक है। μ1 बाई μ2 इक्वल टू μ2 बाई। अब एक चीज और ध्यान दें कि हम लोग देखें कि अपवर्तनांक बराबर a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर होता है, यानी लेमडा बढ़ाने से अपवर्तनांक घटता है, तो हम कह सकते हैं कि लेमडा और म्यू में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, तो ये फॉर्मूला हो गया μ1 बाई μ2 यानी लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो ये पूरा फॉर्मूला है, एक सिंगल फॉर्मूला है, इसको एज से नोट कर सकते हैं कि किसी भी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक μ1 बाई μ2 या v2 बाई v1 या लेमडा 2 बाई लेमडा 1 से निकाला जा सकता है। इस पर आपको आसानी से जेईई मेंस में नीट में क्वेश्चन मिल जाएंगे इस रेशियो पर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम वापस से आते हैं अपवर्तनांक अपवर्तन के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जिसमें हम लोग कर रहे थे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है तो इसका अपवर्तनांक मान लीजिए μ1 और इसका अपवर्तनांक मान लीजिए μ2। एक प्रकाश की किरण मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, अविलंब हो गया, इसी पॉइंट पर हम लाएंगे। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, ठीक, तो दो संभावना है, या तो ये अविलंब के ओर झुकेगी या तो अविलंब से दूर भागेगी। मान लिया अविलंब से दूर भाग गई, इसका क्या मतलब है, और एक संभावना और है कि μ1 से आने वाली किरण μ2 में प्रवेश कर रही है तो क्या होगा, ये उसका अविलंब हो गया, और प्रकाश की किरण हो सकता है कि क्या हो, अविलंब के ओर झुक जाए, ठीक है।
क्लियर, या तो अविलंब से दूर जाएगी या तो अविलंब के ओर झुकेगी। अब ये चेक करें कि कब कैसा होगा। मान लीजिए कि ये प्रकाश की कि ये आपतन कोण है आई और ये अपवर्तन कोण, सॉरी ये आपतन कोण है आई और ये है अपवर्तन कोण आर। यहाँ ये होगा आई और ये होगा आर। इस स्थिति में आर ज्यादा है कि आई? ऑब्वियसली क्या ज्यादा है? आर ज्यादा है। तो अगर आर ज्यादा है तो आर ज्यादा है और आई क्या है? कम है। इसका मतलब कि प्रकाश की किरण अवलंब से दूर भागी है। कोई चीज दूर कब भागेगी? जब उसके पास अचानक से उसकी ऊर्जा बढ़ जाए, तेजी से भागेगी। कोई भी चीज अचानक से कब भागेगी? जब उसकी स्पीड बढ़ जाए। कौन सी ऊर्जा बढ़ जाए? गतिज ऊर्जा। अगर किसी भी माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की चाल अचानक से बढ़ जाए तो हमेशा अवलंब से दूर भागेगा, यानी कि V1 से V1 क्या होगा? कम होगा और V2 क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं, हाँ, V1 क्या होगा? कम होगा और V2 क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, V1 कम V2 ज्यादा, यानी धीरे धीरे आ रहे थे भीड़ भाड़ इलाके में। अचानक से क्या हुआ? रास्ता खाली मिला, भगाएंगे गाड़ी तो पता चलेगा रोड के किनारे कूद जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो V1 लेस देन V2। ठीक, इस केस में I ज्यादा होगा और R क्या है? कम है। इसका मतलब हुआ कि लाइट पहले से क्या हो रही है? धीरे धीरे आ रही है। पहले से तेज आ रही है और उसके बाद अचानक से क्या हुआ? धीरे हो गई। तो V1 ज्यादा है और V2 कम है। कहाँ स्पीड ज्यादा होगी? खाली जगह पे कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ ज्यादा होगी? खाली जगह पे। खाली जगह पे यानी कि V2 खाली जगह है और V1 भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यानी कि ये सघन होगा और ये दूसरा माध्यम विरल होगा। ठीक, सघन माने डेंसर से लाइट किस में ट्रेवल कर रही है? रेयरर में। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। और इस केस में उल्टा है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 is less than refractive index of medium 2। क्लियर है? ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में प्रवेश करेगी वह अवलंब से दूर भागेगी, और जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में प्रवेश करेगी वह अवलंब के ओर झुक जाएगी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब चीजें आप नोट्स बना सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको और डिटेल्स में नोट्स चाहिए तो आप हमारे पास व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं, अभी हम आपको वीडियो के अंत में नंबर दे देंगे। क्लियर है इतनी बात? एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर वीडियो का अंत करेंगे। मान लिए कि किसी माध्यम ए में प्रकाश की चाल c/3 तथा B में c/2 है, तो A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक क्या होगा? B का अपवर्तनांक क्या होगा? In a medium A, the speed of light is c/3, and in medium B, the speed of light is c/2. What will be refractive index of medium B with respect to medium A? A के सापेक्ष B का किसका निकालना है? B का। ये ध्यान रखना है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? B का। किसके सापेक्ष? A के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम B विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम A। इसका फॉर्मूला तो B का अपवर्तनांक डिवाइडेड बाई A का अपवर्तनांक। हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक होता है C/V, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ हो जाएगा VA डिवाइडेड बाई VB, ठीक, VA डिवाइडेड बाई VB। VA की वैल्यू C/3 और VB की वैल्यू C/2। C कैंसिल हो गया, 2 पर गया तो 2/3। अब आप बताइए A ज्यादा डेंसर है कि B? A का अपवर्तनांक 3 यूनिट, B का अपवर्तनांक 2 यूनिट। इसका मतलब है कि A सघन है और B विरल है। तो अगर प्रकाश की किरण A से B में जाए तो अभिलंब से दूर भागेगी, और अगर B से A में आए तो अभिलंब की ओर झुकेगी। क्यों? क्योंकि A सघन है और B विरल है। क्लियर? और क्वेश्चन कर सकते हैं। दो माध्यमों 1 व 2 में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ क्रमशः 400 × 10⁻⁹ मीटर तथा 600 × 10⁻⁹ मीटर है। एक के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, आपको क्या क्या दिया है? माध्यम 1 में तरंग दैर्ध्य दिया है 400 × 10⁻⁹ मीटर। माध्यम 2 में अपवर्तन का में तरंग दैर्ध्य दिया है 600 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का, किसका? 2 का। तो 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? 1 के। इसका मतलब हुआ μ2/μ1। और हम लोग देखे हैं कि ये किसके बराबर था? V1/V2 के। और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के, क्योंकि V बराबर न्यू इंटू लेमडा होता है तरंग के लिए। तो λ1/λ2। λ1 की वैल्यू कितनी है? 400 × 10⁹ तो पावर कट जाएगी, 400/600 यानी 4/6, यानी फिर 4/6 यानी फिर से कितना है? 2/3। अब आप बताइए कौन विरल है? माध्यम 1 विरल है कि माध्यम 2 विरल है? तो माध्यम 2 विरल है। और कौन सघन है? माध्यम 1 सघन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने जरूरत के हिसाब से टॉपिक्स बताइए, जिस कमेंट करिए, टॉपिक में हमें टॉपिक लिखिए। आप कमेंट में हमें क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन जरूर देंगे। पूरे फिजिक्स में 11th और 12th के किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्न का वीडियो उत्तर में बना करके आपको देंगे। जल्दी ही हम इस पे जेईई और नीट के क्वेश्चन पेपर्स का सलूशन लेकर के आने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारा नंबर है 989907